जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक फुल मॉडल पेपर हम लोग देखने जा रहे हैं, जिस मॉडल पेपर में हिंदी भी होगी, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर भी होगी और रीजनिंग भी होगी और साथियों मैथ्स भी होगी। यानी कि इस बार कैसा पैटर्न आ सकता है, इस बार एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मैं कहूंगा कि मैं यहां पर आपको साथियों सभी सवाल कराऊंगा सभी सब्जेक्ट्स के, और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आपको रियल डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले आप देखिएगा कि अगर ऐसा पेपर आ जाता है तो कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करते हैं। सबसे पहले हिंदी के 20 सवाल होंगे, उसके बाद जीके के, उसके बाद रीजनिंग और मैथ के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे प्रशंसा लिखा जाता है। उसके बाद देखिए शुक्ल का साथियों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे श्वेत का विलोम पूछा जाए तो आपको श्याम बताना है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि श्वेत का विलोम क्या होता है, तो श्वेत का विलोम साथियों श्याम होता है। और शुक्ल का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कृष्ण बताना है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पापड़ बेलना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, पीछे पड़ना नहीं, बेकार जीवन बिताना नहीं, बहुत श्रम करना, बिल्कुल साथियों बहुत कड़ी मेहनत करने को कहीं ना कहीं कह सकते हैं भाई पापड़ बेलना। किसी काम के लिए इंसान बहुत पापड़ बेलता है तो कहते हैं भाई उसने मेहनत तो की है उस काम के लिए। तो इस प्रकार सबसे सटीक आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कुलीन शब्द के लिए सही, यानी कि कुलीन का मतलब क्या होता है। कुलीन का मतलब क्या, जो क्षमा के लायक हो उसको कुलीन कहा जाएगा नहीं, जो छात्रावास में रहने वाला हो क्या उसको कहा जाएगा नहीं साथियों। देखिए उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों अंतावासी कहा जाता है। जो छात्रावास में, ठीक है ना, जो छात्रावास में एक तरीके से रहने वाला हो उसको अंतावास कहा जाता है। और जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसको क्या कुलीन कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल जो अच्छे कुल में जन्मा है उसको कुलीन ही कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और जो विदेश में रहता है उसको क्या कहा जाता है साथियों, जो विदेश में रहता है उसको अप्रवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसको अप्रवासी कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए, और यहां पर मैं आपको बता दूं जो क्षमा के लायक होता है उसको क्षम में कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, क्षम में। ये सवाल यहां से आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि वो चीजें मैं आपको साथियों पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब ऐसी चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगे और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रतियोगिता नहीं होगी तो क्या अंताक्षरी की अगर बात करें, अंताक्षरी ये वाला है या ये वाला है या ये वाला या ये वाला है, कौन सा यहां पर वर्तनी बिल्कुल सही है मुझे बताइए। देखिए अंताक्षरी की अगर बात करते हैं ना साथियों, अंताक्षरी मैं तो ऐसे लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, मैं तो ऐसे लिखता हूं, और ऐसे तो साथियों कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो कह सकता हूं कि अंताक्षरी की सही वर्तनी जैसे मैंने लिखी है वैसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है इसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो उसको आदित्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, आदित्यका कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहा जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अब होता क्या है असल में, देखिए गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए ये होना चाहिए, या गुरुजनों पर, ठीक है, इसमें क्या त्रुटि है कहीं पर। गुरुजनों पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रखनी चाहिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रद्धा बिल्कुल सही लिखा हो, तो मैं कहूंगा यहां पर कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मुझे बताइए। तो उन्मीलित की अगर बात करें, उन्मूलित कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, उन्मीलित ऐसे लिखा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब क्या होता है। ये मुहावरा आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी एग्जाम, क्या साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको फरवरी 2024 के, क्या फरवरी 2024 में जो एसएससी जीडी की परीक्षाएं हुई थी, क्या साथियों, जो एसएससी जीडी की परीक्षाएं हुई थी इसमें जो भी हिंदी के क्वेश्चंस थे वो आपको मालूम होना चाहिए, जो जीएस के क्वेश्चंस थे वो आपको मालूम होना चाहिए, जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आए थे ना वो
आपको मालूम होना चाहिए और मैथ के कॉन्सेप्ट आए थे वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी रीजनिंग और मैथ के लगभग 90% सवाल यहीं से पूछे जाएं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बार बार थोड़ी ना नए नए कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। जो एक बार एसएससी ने बना लिए वही साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो रीजनिंग और मैथ अगर आपको 20 क्वेश्चन बटा 20 क्वेश्चन करना है तो मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार करवाई है, पूरी टीम उसमें जुटी है, तब जाके साथियों वो 30 दिन में लगभग 25 से 30 दिन उसको बनाने में लगे हैं। तो ये पीडीएफ साथियों आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। इसमें सॉल्यूशन के साथ है सब कुछ, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है, जस्ट उसके नीचे 4 ऑप्शन, जस्ट उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसे ही रीजनिंग है, ऐसे ही जीके, ऐसे ही हिंदी है साथियों, ठीक है ना। और हिंदी से संबंधित प्रश्न जो बनते हैं ना वो भी साथियों वहां पर है, क्या पता भाई वो प्रश्न ना कि हिंदी का उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आ जाए। तो कंप्लीट आपकी ये साथियों पीडीएफ है, ये 45 रुपए में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का पेमेंट करके आप जब बताएंगे कि पेमेंट हो गया है तो ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो अब जूतियों में दाल बांटने का साथियों मतलब क्या होता है? साफ इनकार करना नहीं, बाधा पैदा करना नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े को कहा जाता है जूतियों में दाल बांटना। उसके बाद देखिए आंख का आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या हो सकता है समानार्थी, मुझे बताइए। आंख की अगर बात करें दृग, लोचन, अक्षी, चक्षु, ये सब आंख के ही पर्यायवाची हैं। तो यहां पर देखिए ये वासव तो नहीं होगा, क्योंकि वासव की अगर बात करें ये तो इंद्र का पर्यायवाची होता है, और धनुष की अगर बात करते ये तो साथियों राक्षस का पर्यायवाची होता है, और अंबु की अगर बात करें तो ये जल का पर्यायवाची होता है। यहां पर दृग लिखा होना चाहिए, गलती से टाइपिंग सही नहीं हो पाई। तो दृग का मतलब साथियों आंख होता है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 भुजाओं वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको तो साथियों चतुर्भुज कहा जाता है। क्या अगर आपसे पूछा जाए 4 भुजाओं के लिए एक शब्द बताइए तो चतुर्भुज आपको बता देना है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि हमारे गांव में एक तालाब की स्थापना, मतलब क्या तालाब की स्थापना की जाती है? नहीं, घर की स्थापना, दुकान की स्थापना, मंदिर की स्थापना। मैं कहूंगा साथियों मंदिर की स्थापना की जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका डी है। भारत में अनेकों राज्य है, रेखांकित शब्द कौन से कारण से वाक्य अशुद्ध है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते अनेकों नहीं होना चाहिए साथियों, अनेक होना चाहिए, यानी कि एक वचन की जगह बहुवचन बना दिया तो मैं कहूंगा यहां पर तो वचन संबंधी अशुद्धि है, इसलिए सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, वकीलों ने कागजात की क्या दर्शन किया? मतलब कागजात के दर्शन थोड़ी ना किए जाते हैं, सर्वेक्षण भी नहीं, निरीक्षण भी नहीं, हाँ जांच की जाती है, उसकी चेकिंग की जाती है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहा जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसको अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सकता है उसको पारदर्शी कहा जाता है। चले भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा अगर पार्थिव की बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो पृथ्वी से संबंधित होता है ना उसको पार्थिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पार्थिव कहा जाता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। देखिए नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, देता है होना चाहिए, यहां पर देती है नहीं होना चाहिए। तो 3 वाले में गलती है, इसलिए 3 कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है, तो इसमें त्रुटि है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों, मुझे बताइए। तो इंद्र के तो बहुत सारे समानार्थी होते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि वासव जो है ना ये इंद्र का समानार्थी शब्द है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी फेरना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। जवाब ना देना नहीं, संभाल लेना नहीं, बुरा भला कहना नहीं साथियों, बिगाड़ देना, किसी काम को बिगाड़ देना, यानी कि तुमने तो भाई इस काम पर पानी फेर दिया, इसलिए राइट आंसर आपका डी है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको अनाहुत कहा जाता है, जिसे बुलाया ना गया हो। खाली जगह मुझे बताइए कि कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। पराधीनता मतलब गुलामी की, क्या साथियों? गुलामी की। तो पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, या शरीर में, या साथियों माथे पर? तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका जो सही जवाब आना चाहिए वो पैरों आना चाहिए, क्योंकि कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की यानी कि गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। कह रहे के अब साथियों देखिए अब जीएस के यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीएस के पूरे 20 क्वेश्चन है जिस टाइप के एग्जाम में आएंगे, और इसमें आपको साथियों 10 तक तो 10 से 11 क्वेश्चन करने की आपको कोशिश करना है। देखिए
यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन ये सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया? तो साथियों कब गाया गया? 1911 में गाया गया। कहां पर गाया गया? तो कलकत्ता में गाया गया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है मुझे बताइए? तो ये साथियों शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंजाब शक संवत पर ही आधारित है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव की अगर बात करें गुजरात में मनाया जाता है। कहां पर साथियों? रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है मुझे बताइए? तो यहां पर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो यह किस राज्य में है साथियों? यह केरल में है। इसलिए सही जवाब आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो मैं कहूंगा ये तो पश्चिम बंगाल में। सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको याद रखना है कि यह पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा इसमें है? नीम, पीपल, बरगद या आम? तो मैं कहूंगा बरगद ही क्या है? बरगद ही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये कहां पर है? तो ये कहां पर है साथियों? बेंगलुरु में। कहां पर है भारतीय विज्ञान संस्थान साथियों? बेंगलुरु में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इनमें से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है बताइए? देखिए अगर बात करते हैं यहां पर कानपुर तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करते हैं तो ये तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसलिए आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है मुझे बताइए? तो यहां पर अगर बात करें साथियों लोधी गार्डन्स की तो आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि लोधी गार्डन्स को विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, फोर्ट विलियम ये कहां पर स्थित है? साथियों फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप साथियों इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो साथियों हॉकी से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप साथियों मैं कहूंगा हॉकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए महाराजा रणजीत, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं मुझे बताइए? तो कितनी मंजिलें हैं साथियों? 5 मंजिलें। आप लोग ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है इसमें कितनी मंजिलें हैं साथियों? 5 मंजिल हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मैं कहूंगा साथियों अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था साथियों? इल्तुतमिश था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान की अगर बात करें साथियों ये कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए। तो सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है और ये स्वतंत्र भारत के पहले और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी कि इनके बाद कोई भी भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बना। उसके बाद देखिए कह रहे कि तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसको तारामंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सवाल आपसे एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको तारामंडल कहा जाता है। किसे प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी साथियों हाल फिलहाल में पीके मिश्रा की अगर बात करते हैं तो पीके मिश्रा को ही प्रधानमंत्री जी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों कुछ दिन पहले ही विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप लोग साथियों याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो साथियों किसने किया है? मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन भी होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि रीजनिंग और मैथ में आपका पूरा स्कोर आए, आधा नंबर 1 नंबर भी ना कटे, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकन पर नहीं क्लिक किया तो उस पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए अब यहां पर अगर बात करें सबसे पहले इसमें से क्या होता है, देखिए अगर किसी पौधे को उगाना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साथियों हमें बीज डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बीज डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बीज कहां पर साथियों लिखा हुआ है, 5वां नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा। अच्छा, जब बीज उग जाता है तो उसके बाद क्या आता है, अंकुर आता है, ठीक है ना। अंकुर आता है तो साथियों अंकुर ये वाला हो गया, यानी कि 2 नंबर पे उसके बाद आ गया। तो 5 उसके बाद 2 है, और 5 और उसके बाद 2 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो यही आपका राइट आंसर है। लेकिन अंकुर के बाद क्या बनता है, अंकुर के बाद वो पौधा बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौधा बनने के बाद फल आता है या फूल आता है। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, पहले पौधा बनने के बाद साथियों फूल आता है, यानी कि फूल के बाद आता है साथियों फल। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर साथियों मैं लिख देता हूं, देखिए 34 है, उसके बाद साथियों 37 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 73 है, उसके बाद 90 है। तो आपको बताने के यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप देखिए और मुझे बताइए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 34 से यहां पर 37 हुआ है तो 3 बढ़ाया गया है, 37 से 42 हुआ है 5 बढ़ाया गया है, और 42 से 49 हुआ है तो 7 बढ़ाया गया है, और 49 से साथियों 60 हुआ है तो मैं कहूंगा 11 बढ़ाया गया है, और फिर 60 से 73 हुआ है तो 13 बढ़ाया गया है, और फिर 73 से साथियों 90 हुआ है तो 17 बढ़ाया गया है। तो यहां पर कितना नंबर बढ़ाया जाएगा। अगर बात करें साथियों कि ये संख्याएं आपको अभाज्य संख्याएं नहीं लग रही, मैं कहूंगा बिल्कुल अभाज्य संख्याएं ही लग रही हैं। तो 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17, तो फिर उसके बाद 19 अभाज्य संख्या होती है। यानी कि 90 में जब साथियों 19 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो 109 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 109 आएगा। तो जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर साथियों इस सवाल को अगर बात करते हैं, इस सवाल की देखिए कह रहे कि उस पासे का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो आपके सामने ओपन पासा है, ओपन डाइज है, खुला हुआ पासा है, आपको ये बताना है कि जब इसको हम बंद करेंगे तो ये कैसा बनेगा। जैसे ए में है ऐसा बनेगा, जैसे बी में है ऐसा बनेगा, जैसे सी में है, जैसे डी में है। तो इतनी सी बात साथियों आपसे यहां पर पूछी जाए। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों कि ये कैसा बनेगा। देखिए ये अगर आपसे कहा जाए कि P का अपोजिट क्या होगा, तो P का अपोजिट क्या होता है साथियों, R होगा। क्यूब का अपोजिट क्या होगा साथियों, S होगा। बचा T का अपोजिट क्या हो जाएगा, T का अपोजिट साथियों U हो जाएगा। अब S का अपोजिट यहां पर क्या बताया गया है, Q बताया गया, तो Q यहां पर है नहीं है, ठीक है। उसके बाद T की अगर बात करें, T का अपोजिट यहां पर U बताया गया, U यहां पर है नहीं है, ठीक है। उसके बाद P का अपोजिट R बताया गया, R यहां पर है नहीं है, यानी कि मैं कहूंगा ये वाला पासा बन सकता है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। Q का अपोजिट यहां पर क्या है, S है, Q का अपोजिट S नहीं है, ठीक है। उसके बाद T का अपोजिट U है नहीं है, और R का अपोजिट साथियों यहां पर P है नहीं है, यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है। अब इसकी अगर साथियों बात करते हैं हम लोग कि Q का अपोजिट क्या है साथियों, Q का अपोजिट S है, यहां पर S है नहीं है। R का अपोजिट क्या है, R का अपोजिट P है नहीं है, R का अपोजिट P नहीं है। और U का अपोजिट T है, यहां पर T है नहीं, यानी कि ये वाला भी बन सकता है। अगर ऐसा होता कि जैसे कि मान लीजिए U है, U का अपोजिट क्या है, U का अपोजिट T है, तो मान लीजिए यहां पर T लिखा होता है, यानी कि वो तो फिर दोनों अपोजिट वाले सामने कैसे आ जाएंगे, ठीक है। एक समय में आपको एक ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि अपोजिट वाला भी दिख रहा है। इसकी अगर बात करें साथियों, R का अपोजिट U है, तो R का अपोजिट ठीक है P है, यहां पर U आया, कोई दिक्कत नहीं। U का अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों S का अपोजिट क्या है, S का अपोजिट Q है नहीं है, यानी कि ये वाला भी बन जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल है साथियों, यानी कि A वाला भी, B वाला भी, C वाला भी, D वाला भी, ये सभी बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि सभी नेता पुरुष हैं। अब यहां पर अगर साथियों बात करें ना इस सवाल को, देखिए इस सवाल को कैसे आप करने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा सा साथियों आप लोग यहां पर चेक करेंगे। देखिए मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना दिए, ये हमने नेता लोग बना दिए। कह रहे कि सभी नेता क्या हैं, सभी नेता पुरुष है, तो ये सभी नेता क्या हो गए, सभी नेता साथियों पुरुष हो गए। इतनी बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद कह रहे कि कुछ विद्यार्थी नेता है। अच्छा
या कह सकते हैं कुछ नेता विद्यार्थी हैं, तो कुछ नेता कौन हो जाएंगे साथियों, कुछ नेता आपके विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये आपका आरेख बनेगा। अब निष्कर्ष को देख लीजिए, कह रहे कि कुछ विद्यार्थी, क्या कुछ विद्यार्थी साथियों पुरुष हैं, तो बिल्कुल कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, ये बात तो बिल्कुल सही। इतने विद्यार्थी पुरुष हैं, ये तो सही हो जाएगा। सभी नेता विद्यार्थी, देखिए सभी नेता विद्यार्थी कैसे हो सकते हैं, सिर्फ इतने नेता विद्यार्थी हो सकते हैं, ये सारे नेता विद्यार्थी थोड़ी ना हो जाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष आपका केवल एक पालन कर रहा है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि आर खाली जगह एक्स एल खाली जगह फिर क्यू, फिर दो बार यहां पर खाली जगह एक और एक ये, उसके बाद एक्स खाली जगह पी क्यू फिर ई, फिर सब कुछ सही है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 है साथियों। तो मैं कहूंगा कितने का पेयर यहां पर बन रहा होगा, हो सकता हो 6 का बन रहा हो, ठीक है। तो 6 का पेयर बनाकर देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 ये भी अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। आप यहां पर साथियों देख रहे हैं कि अंत में क्यू आ रहा है, यहां पर भी क्यू आ रहा है, यहां पर भी क्यू आ रहा है, तो यहां पर भी क्यू आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि अंत के 3 लेटर हैं एल पी क्यू, तो यहां पर एल नहीं है, एल बना दिया, यहां पर एल है, पी नहीं है, पी बना दिया, एल पी क्यू ये हो गया, एल पी क्यू ये हो गया, एल पी क्यू ये हो गया। आप देख रहे हैं शुरू वाला वर्ड आर है, तो साथियों यहां पर आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एक और यहां पर अभी आएगा, 2 जगह है ना, ठीक है। तो देखिए यहां पर साथियों आर आ जाएगा, तो आर ई हो गया, तो यहां पर भी साथियों ई हो जाएगा, यहां पर भी ई हो जाएगा। आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल, ठीक है, आर ई, अच्छा यहां पर एक्स आ जाएगा, तो आर ई एक्स यहां पर आ गया, आर ई एक्स एल पी क्यू। तो अब आप देख लीजिए कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है साथियों। आपने अपने पेन से ई लिखा है, आपने अपने पेन से क्यू पी लिखा है, उसके बाद आर ई लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर एक्स और क्यू लिखा हुआ। अब आपको देखना है कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, मुझे बताइए। देखिए यानी कि ई पी आर ई एल आर एक्स क्यू, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार देखिए ऐसा आपका एक क्वेश्चन आता है, तो आप अगर ये समझ लीजिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एक एक नंबर आपको जुटाना पड़ेगा। अभी आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि एक एक नंबर आप कैसे खींचें, कैसे अपने गेनिंग करें साथियों एक एक नंबर, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो ये समझ लीजिए रीजनिंग में भी आपके साथियों पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, पूरे में से पूरे 20 में से 20 सही हो जाएंगे, और मैथ में 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और हिंदी तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि 20 में से पूरे 20 क्वेश्चन साथियों सही हो जाए, तो ये आपके 80 में से साथियों 60 क्वेश्चन तो यही हो गए। और जीएस में आपको इतनी पढ़ा दूंगा कि 12 से 13 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए, तो यही स्कोर 80 में से लगभग 72 से 73 प्रश्नों का बन जाएगा। और इसमें सिलेक्शन क्या, रैंकर्स की श्रेणी में आप आएंगे, यानी कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी है उसमें पहला नंबर साथियों आपका ये समझ लीजिए आ जाएगा, यानी कि टॉप लेवल के रैंकर्स की आप श्रेणी में आएंगे। मैं नहीं कहूंगा कि रैंकर्स 1 आएंगे, नहीं, अगर आप रैंकर्स 1000 में आ गए तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 39,000 वैकेंसी है, तो रैंकर्स 1000 में साथियों आपको लाना मेरा उद्देश्य है। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर 6 मित्र है, ए बी सी डी ई एफ है, कह रहे कि एक सीधी रेखा में 36 पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है साथियों। तो इसको सबसे पहले मैं यहां पर हटला देता हूं, और जो एक पंक्ति कही गई है ना, वो एक पंक्ति मैं साथियों यहां पर आपके लिए बना लेता हूं कि वहां पर हमको 6 लोगों को बैठा लें। तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या क्या कहा गया है, कह रहे कि ई और सी के बीच में, अच्छा यहां पर क्या है, ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो मान लीजिए अभी हमें नहीं पता कि ई कहां पर बैठाना है, सी कहां पर बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए कह रहे कि डी जो है ना कि ए और एफ के बीच में बैठा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि ए ई के दाएं से ठीक बगल में बैठा है, इसको हम साथियों कर सकते हैं। मान लीजिए ई आप कहीं पर भी बैठा दो, आपने ई यहां पर बैठा दी, कह रहे कि ई के दाएं और ठीक बगल में बैठा है ए, यानी कि ए कहां पर बैठ जाएगा, ए यहां पर बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको साथियों एक बार देख लो, यहां से कह रहे कि ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, यानी कि ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 3 4 ये 4 हो गए। एक काम करो, एक यहां पर बढ़ा लो और इधर वाला आपने जो एक व्यक्ति ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 बिल्कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद कहा गया है कि डी
ए और एफ के बीच में है, यानी कि ए और एफ के बीच में कौन है, डी है। हो गया, तो सब 6 के 6 बैठ गए। नहीं भाई 6 नहीं बैठे, एक बचा है। अच्छा ये वाला, तो अब कौन बचा है साथियों, बी नहीं लिखा है तो बी साथियों मैंने लिख दिया। सवाल में पूछा जा रहा है कि एफ के दाएं ओर, क्या एफ के दाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो मैं कहूंगा बी बैठा है, तो बी बैठा है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। बस ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को आप लोग यहां पर लाइक कर दिया करिए बिना कहे, ठीक है। चलिए अब इस सवाल की अगर साथियों बात करें कि ये सवाल आपका कैसे होगा, कह रहे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में FRI को 147 लिखा जाता है और CROP को 208 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि MUSIC को क्या लिखा जा सकता है। अच्छा यहां पर अगर बात करें, ऐसा तो नहीं साथियों, देखिए F आता है 6 पर, R आता है 18 पर, Y आता है साथियों 25 पर। तो इनको क्या किया गया है, इनको जोड़ा गया क्या, अगर एक बार अच्छा जोड़ कर देखिए आप इनको आपस में जोड़ने अगर हम बात करें साथियों, तो ये आपका 25 और 25 बोले तो साथियों कितना हो जाएगा, 25 नहीं होगा साथियों 18। अच्छा ये F तो 6 पर होता है ना, 7 क्यों लिख दिया, तो ये आपका साथियों कितना हो जाएगा, तकरीबन जोड़ लेते हैं साथियों 25, 18 और आपका 6, यानी कि साथियों 11 हो जाएगा, 19 आ गया और ये साथियों यानी कि 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा तो ये 49 का 3 गुना तो होता है भाई, क्या ये 49 का 3, यानी कि 49 की अगर 3 से गुणा करा दी जाए तो 147 आ जाएगा। अच्छा यहां पर अगर हम लोग देखें तो 3 + 18 + 15 और +16, इनको अगर साथियों जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा, ये 3 और 18 21 आ जाएगा और ये कितना है साथियों, एक सेकंड, P16 यानी कि ये आपका 31 हो गया, तो 2 और 5 यानी कि 52 आ जाएगा। तो ये साथियों कितना है, देखिए अगर इसकी हम गुणा 4 से करा देते हैं तो हमें 208 मिल जाएगा। अच्छा एक काम करिए साथियों, जैसे कि ये 3 है ना, तो इसकी गुणा 3 से आपने कराई है, ये 4 लेटर है तो इसकी गुणा 4 से कराई गई है, ये 5 है तो इसकी गुणा आपको 5 से कराना है। देख लीजिए 13 पर आता है, U 21 पर आता है, S 19 पर आता है, I 9 पर आता है और C 3 पर आता है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 19 हो जाएगा। 12 19 साथियों कितने हो जाते हैं, 31 और 21 और 13, तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका साथियों 6 हो गया। तो इसकी गुणा किससे करा लीजिए साथियों, 5 से करा लीजिए। क्यों 5 से करा लीजिए, क्योंकि म्यूजिक वर्ड में 5 वर्ड हैं, 5 लेटर हैं। चलिए 5 वर्ड नहीं 5 लेटर हैं, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी कि 325 क्या कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यहां पर मुझे आपको समझाने में लगभग 1.5 मिनट का समय लग रहा है हर एक क्वेश्चन को, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करेंगे या जब मैं एग्जाम हॉल में मान लीजिए अगर मुझे ये क्वेश्चन दिए जाए तो ये समझ लीजिए साथियों 45 सेकंड बस बहुत है साथियों, 45 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए। 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ अगर क्वेश्चन कोई कठिन है तो उसके लिए साथियों 60 सेकंड भी माने जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है, बिल्कुल नया बच्चा है, उसके साथियों मान लीजिए 90 से 100 सेकंड एक सवाल को सॉल्व करने में लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर आपको अभी एक सवाल को सॉल्व करने में 2 मिनट भी लग रहे हैं तो घबराइए मत साथियों, अभी इतना समय है कि वो 2 मिनट कम करके आपका 1 मिनट बहुत आराम से लाया जा सकता है। बस आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आज मैंने लिया है, मान लीजिए वही कॉन्सेप्ट मान लीजिए 8 दिन बाद मैंने ले लिया, ठीक है ना, या अगले दिन ले लिया, तो वो कॉन्सेप्ट आपके उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होगा, खाली नंबर इधर उधर चेंज होंगे, तो आप बहुत उसको आराम से कर डालोगे। क्वेश्चंस की आप जितनी मैथ में, रीजनिंग में जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, समय आपका घटता चला जाएगा, यानी कि कम समय में आप सभी सवालों को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम को समय से पहले खत्म कर लेंगे। चलिए खैर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके सामने। कह रहे हैं कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 58 है, यानी कि 2 लोग हैं, पिता है और पुत्र है, कह रहे हैं कि दोनों की आयु का योग है 58 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। देखिए 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था, यानी कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4x और x था। अगर हम कहें अगर मान लीजिए आपकी उम्र है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 4 वर्ष पहले, मान लीजिए आपका नाम सुधीर है, तो मैं कहूं सुधीर बेटा 4 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र 21 वर्ष थी, तो बच्चा बता देगा कि भैया वर्तमान समय पर उसकी उम्र कितनी हुई होगी, 25 वर्ष हुई है।
अरे भाई 4 वर्ष पहले अगर 21 थी तो अभी 25 वर्ष उम्र हुई है। तो उसी प्रकार अगर पिता की उम्र 4x ये 4 साल पहले थी तो वर्तमान उम्र उनकी क्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। 4 जोड़ देंगे, इसमें भी तो 4 जोड़ा था। उसी प्रकार अगर बात करें कि बेटे की उम्र 4 वर्ष पहले x थी तो अभी कितनी हो जाएगी साथियों, x + 4 हो जाएगी। अच्छा, ये पिता की वर्तमान उम्र है, ये बेटे की वर्तमान उम्र है। जब दोनों की वर्तमान उम्रों को जोड़ा जाता है तो कह रहे कि 58 आता है। कहा जा रहा है ना, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 58 है, तो ये 58 हो गया। यानी कि अब इनको कैलकुलेट कर दो, 4x + x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएगा, बराबर 58 हो जाएगा। अब 5x बराबर क्या हो जाएगा, 58 - 8 हो जाएगी। 8 प्लस का है ना, बराबर की इधर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि 5x बराबर साथियों 50 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि 4 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी थी, 40 वर्ष थी, और पुत्र की आयु कितनी थी, 10 वर्ष थी। लेकिन पिता की वर्तमान आयु कह रहे हैं तो इसमें 4 बढ़ा दीजिए, यानी कि 44 वर्ष हो जाएगा। तो 44 वर्ष साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पुत्र की कहता कि वर्तमान उम्र क्या है तो 10 साल में 4 बढ़ा देते, 14 वर्ष आपका आंसर हो जाता। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कह रहे कि एक नंबर सीरीज वाला सवाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले 14 आया है, फिर 29 आया है, फिर 57 आया है, उसके बाद 115 आया है, उसके बाद 229 आया है। आपको बताना है कि उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा। देखिए यहां पर आपको, अगर आप 14 से 29 करें या 29 से 57 करें, मेरी समझ में यह है कि अगर इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 14 दूना 28 हो जाएगा। इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो 29 हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद 29 दूना होता है 58, अगर हम इसकी गुणा 2 से करते हैं और 1 घटा देते हैं तो साथियों हमें 57 मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों 57 की गुणा अगर हम किससे कर दें, 2 से कर दें और 1 हम जोड़ दें, क्योंकि 57 दूना 114 होता है और 1 जोड़ दे तो 115 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों 115 दूना कितना होता है साथियों, 30 होता है। कितना, 230 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों 1 घटा दे इसमें से तो हमें कितना मिल जाएगा, 229 मिल जाएगा। अब 2 से इसकी गुणा होगी और 1 प्लस होगा, तो सबसे पहले साथियों 2 से गुणा कर लीजिए 229 की। 9 दूना 18 हो गया, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसमें 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 459 हो जाएगा। और 459 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि 7 को जैसे 343 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 9 को यहां पर क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अगर आपको मालूम हो, क्या मालूम हो साथियों, 7 का, अच्छा यहां पर 43 नहीं है साथियों, यहां पर क्या है साथियों, यहां पर आपका 342 है, 342 है। चलिए इतनी बात क्लियर है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब साथियों 343 होता है। ये सिर्फ एक ही तो कम है, यानी कि 9 के अगर क्यूब की बात करें तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, तो एक कम कर देंगे यानी कि 728 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अब यहां पर साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो पहला सवाल है, कहा जा रहा है कि 2 संख्याएं हैं 7:11 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम उनका 385, तो इनमें से छोटी वाली संख्या क्या है। उनमें से छोटी वाली संख्या भी बता दीजिए और बड़ी वाली संख्या भी बता दीजिए। देखिए 2 संख्याओं की अगर बात करें, इनका अनुपात कितना है, 7x और 11x के अनुपात में, ये हम लोग मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए यानी कि अगर 2 संख्या कितने, 7:11 के अनुपात में है, और 7x और 11x की अगर लासा की हम बात करते हैं तो इसका लासा साथियों कितना हो जाएगा, एक तरीके से 77x हो जाएगा। इनका लासा कितना हो जाएगा साथियों, 77x इनका लासा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 77x इनका लासा हो गया, लेकिन लासा इसमें तो 385 दे रखा है, तो मैं कहूंगा कि 77x बराबर 385 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, 11 3 33 और 5 चला जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 पंजे 35 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। तो अब आप पहली संख्या भी बता सकते हो, दूसरी संख्या भी बता सकते हो। पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या है, यानी कि 7x के बारे में पूछा जा रहा है, तो 7x के बारे में पूछा जा रहा है और x बराबर 5 है, यानी कि 7 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता बड़ी संख्या क्या है, तो साथियों 11x होती, यानी कि 11 गुणा 5 होती, उस कंडीशन में आपका आंसर
आंसर 55 होता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है, अब बहुत इस सवाल को बहुत आराम से समझिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझने का सवाल है, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो ऐसा हर एक सवाल आप बहुत आराम से कर डालेंगे। कहने कि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है, उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर दो चालें हैं, एक सामान्य चाल है, एक असामान्य चाल है। मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज जा रहे हैं सामान्य चाल से 6 की स्पीड में, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब आपने अपनी, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, आपने अपनी चाल कम कर ली, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली। या मैं आपको इसी और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए अभी आपकी चाल क्या है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, या 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। आप क्या करते हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, आपने अपनी चाल को घटा दिया, किसी भी वजह से चाल घट गई, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया चाल, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि आपको 10 मिनट की देरी हो जाती है, आपको इसमें 10 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि चालों का जो अनुपात है, चाल का जो अनुपात है वो 7:6 है, यानी कि 7 से 6 हुआ है। अरे भाई आप 6/7 है ना, तो आपको 10 मिनट की देरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है पहले चाल ज्यादा होगी फिर चाल कम हुई होगी, ठीक है ना। तो पहले चाल 7 थी फिर 6 हो गई। अब इसका उल्टा समय होता है, ठीक है, इसका उल्टा साथियों समय होता है, यानी कि 6 समय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो उसको 6 मिनट लग रहे थे, लेकिन जब उसकी चाल कम हो गई तो उसका समय बढ़ गया, 7 समय लगने लगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि उसको 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो इन दोनों का अंतर है साथियों 10, यानी कि 6x - 7x, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। तो यहां पर कहा गया है कि व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से यानी कि ये वाली चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ये है 6x, ये है 7x, x बराबर आया है 10, यानी कि ठीक है, सामान्य चाल से तय करने में साथियों 60 मिनट उसको लगेंगे। तो मैं कहूंगा 60 मिनट बोले तो 1 घंटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के हर एक सवाल को आप बहुत आराम से कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन अर्जित करता है, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक वेतन अर्जित करता है, ठीक है। चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें ना, यहां पर 3 लोग हैं, एक तो रूमी यहां पर हैं और दूसरे कौन है साथियों, एरिका हैं, और तीसरे नंबर की साथियों कौन है, यहां पर क्या नाम है, चार्ल्स हैं। तो तीसरे नंबर की साथियों चार्ल्स हो गई। यानी कि जो सवाल में कहा जा रहा है वो साथियों सवाल के साथ आप करते जाइए, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। देखिए यानी कि रूमी एरिका के द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक लेती है, ठीक है। चार्ल्स से एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक लेता है, ठीक है ना। तो एरिका देखिए, चार्ल्स जो है ना, ये चार्ल्स की जब हम बात करते हैं साथियों, ये एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक लेता है। मान लीजिए एरिका की अगर 100 है तो चार्ल्स 60% अधिक ले रहा है, यानी कि ये 160 ले रहा है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों क्या कहा गया था, उसके बाद कहा गया था कि रूमी जो है ना, ये एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन लेती है। तो यहां पर अगर बात करें, अगर ये 100 ले रही है तो एरिका के अगर 100 ले रही है तो ये रूमी 40% अधिक लेगी, यानी कि 140 लेगी। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कह रहे कि चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है भाई, 20 ही तो अधिक है। तो बस इस 20 को आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो इसकी गुणा 100 से कराइए। और 20 अधिक है 160 से थोड़ी ना, 140 से अधिक है ना, तो यहां पर 140 आ जाएगा। तो इसको साथियों कैंसिल कर लीजिए, 20 एकम 20 सत्ते, यानी कि 100/7 का आपको भाग करा लेना है। देखिए 7 एकम 7 आ जाएगा, कितना जाएगा, 3 जाएगा, 7 चौक आपका 28 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, इसमें 2 बचेगा, ठीक है ना, और 2 बचेगा, इधर 0 लग जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि 14.2 करके आपका आंसर आएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों। इस सवाल को देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल साथियों कई बार आपके कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। कह रहे कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई है,
ठीक है, इस ऊंचाई वाले और इस त्रिज्या वाले धातु के एक शंकु को पिघलाया जाता है। यानी कि अगर बात करें साथियों, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है कुछ इस प्रकार का, इसकी जो त्रिज्या है वो 16 सेंटीमीटर की और जो ऊंचाई है वो 36 सेंटीमीटर की है। उसके बाद कहा गया कि इसको पिघलाया जाता है और ऐसे इसी के आयतन का एक, ठीक है, गोला बनाया जाता है। इस तो इस प्रकार के कितने गोले बने, कुछ नहीं साथियों, इसके आयतन का यानी कि शंकु के आयतन का और गोले के आयतन का भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने गोले बनेंगे, कितने गोलों की संख्या होगी। तो हमें मालूम होना चाहिए साथियों शंकु का आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें साथियों क्या मालूम होना चाहिए, शंकु का आयतन मालूम होना चाहिए। ठीक है, शंकु का आयतन बटे ये क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, सॉरी गोले का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं गोले का आयतन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब साथियों इनके दोनों के सूत्र क्या होते हैं, तो शंकु के आयतन का सूत्र साथियों क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब देखिए अब आर स्क्वायर की अगर बात करते हैं ना तो कितना हो जाएगा साथियों, ये 16 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों 16 गुणा 16 हो जाएगा, 16 स्क्वायर है ना, यानी कि आर स्क्वायर है तो 16 गुणा 16 हो जाएगा। और एच यानी कि ऊंचाई कितनी है, 36 है, तो यहां पर 36 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए अब यहां पर साथियों नीचे 4 आ जाएगी, ये वाला 4 जो है ये 4 आ जाएगा और ये आर क्यूब कितना है, यानी कि 4 है। तो मैं कहूंगा साथियों 4 गुणा 4 गुणा 4 आ गया यहां पर। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जो कट रहा है साथियों उसको आप कट कर लीजिए, इसके 4 एकम 4, 4 चौक 16, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इस 4 से ये 4 कैंसिल, यानी कि बचा क्या साथियों, 36 बचा। तो मैं कह सकता हूं कि गोलों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों कोई भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ूंगा कि वो कॉन्सेप्ट मैं छोड़ दूं और वो आपके एग्जाम में आ जाए, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। तो एग्जामिनर फिर कैसे क्या करेगा, वो कहीं से भी किसी भी किताब से साथियों, कहीं से भी, कहीं से खदान से कोई किताब ले आए, तुपी हुई गड़ी हुई किताब ले आए, जमीन से साथियों उखाड़ कर किताब ले आए, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम तक साथियों ये जो एसएससी, ठीक है ना, ये वाली क्लास है साथियों, ये अगर आप लोग देखते रहते हैं एसएससी जीडी वाली क्लास, तो मेरा मानना है कि आपका 80 में से 70 प्रश्नों के ऊपर प्रश्न आपके सही होंगे, उससे कम साथियों प्रश्न आपके सही नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इस सवाल की करके, एक बैग में 441 की धनराशि है, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों के रूप में, जिसका अनुपात 4:3:2 है। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 है, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 है और फिर 20 पैसे के 2 है। तो कह रहे हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, बस क्या चेंज होगा, वो चेंज भी मैं आपको बता देता हूं कि ये टोटल चेंज हो जाएगा, ये पैसे चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा अनुपात चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए अगर ऐसा सवाल आता है तो आप सबसे पहले अनुपात को लिखेंगे, 4x अनुपात 3 अनुपात 2x। ठीक है ना, इतनी बात साथियों क्लियर होगी, कहिए बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए ये 50 पैसे है ना, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। अरे भाई 1/2। अब यहां पर है 25 पैसे होता है 1/4, अरे भाई 1 रुपए के 4 भागित होते तो 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार 20 पैसे के 1/5, यानी कि 1 रुपए में 20 के कितने पार्ट होते हैं, 5, तो 1/5 आ गया। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए और जब आप जोड़ोगे ना तो ये साथियों क्या बनेगा, 441 बनेगा, यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। चलिए अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट करना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएंगे, यानी कि 2x आपका ये हो गया, बाकी 3x/4 और प्लस 2x/5। यहां पर इतनी बात क्लियर है और बराबर क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए साथियों 5 तिया 15 हो जाएगी, 2x है, 5 तिया आपका 15 हो गया, ठीक है ना, 5 तिया आपका कितना हो गया, 15x हो गया, ये बात क्लियर हो गई। और 4 दूना कितना हो गया, 8x हो गया, और बटे में क्या हो गया साथियों, 4 पंजे 20 हो गया, बराबर क्या हो गया, 441 हो गया। अब उसके बाद देखिए साथियों, देखिए 20 की गुणा इससे होगी तो कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा, 40x, और ये कितना हो जाएगा साथियों, 23x हो जाएगा। ठीक है, बटे में अब क्या आ जाएगा, 20, लेकिन हम 20 की गुणा 441 से कर देंगे तो 441 गुणा आपका 20 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब 23 कितना होता है साथियों, 63x हो जाएगा, 63x बराबर 441 गुणा 20 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है साथियों किसी से, एक बार चेक कर लीजिए।
ठीक है, ये 63 साथियों यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से क्या मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से साथियों मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए 3 से अगर कट करें 3 दूना 6, 3 एकम 3, और इसको अगर कट करते हैं साथियों 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, गुणा आपका 20 चल रहा है। अब 7 से कट करें साथियों 7 तियां 21 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी कि 7 की 20 से करोगे तो 140 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों क्या किसका मान आया है, ये x का मान आया है, यानी कि x बराबर आपके सामने क्या आ गया है, x बराबर आपके सामने 140 आ चुका है। अभी आपसे पूछा ये जा रहा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, 3x है, यानी कि 3x का मान क्या होगा, तो x बराबर 140 है, 3x का मान क्या हो जाएगा, 140 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। 14 तियां आपका 42 होता है, यानी कि 420 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 420 हो जाएगी। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अब तो नहीं है, ठीक है, अच्छा है। चलिए यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि यदि, ठीक है ना, यदि 20 रुपए 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं तो इस कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा सवाल है तो कुछ नहीं करना है, 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, बराबर लगा लो, कह रहे 40 दिन में उस काम को करने के लिए कितने पुरुष जरूरत पड़ेगी, मैं कहूंगा इतने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। अब इसको कैंसिल करवा लो साथियों, 20 से कम 20, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 24 आ जाएगा, यानी कि कितने पुरुषों की जरूरत होगी, तो मैं कहूंगा साथियों 24 पुरुषों की जरूरत होगी। तो 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्या एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद इसे 455 रुपए में बेचा जाता है। यानी कि देखिए जब 30% की छूट दी जा रही तो मैं कहूंगा उसको 70% पे बेचा जा रहा है। तो जब 70% यानी कि 30% की छूट दी जाती है तो उसको 455 रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, कैसे अंकित मूल्य निकालेंगे साथियों, ये 70 नीचे आ गया, ये हो गई 1% की वैल्यू, क्या हो गई साथियों, ये हो गई आपकी 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू साथियों निकाल लीजिए, 100 की यहां गुणा कर दीजिए, 100 की यहां गुणा कर दीजिए, इस 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 7 छंग आपका 42, 3 जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि 650 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 650 आपका अंकित मूल्य हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए तो ये सवाल साथियों बहुत शानदार है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कह रहे कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं जो कि 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। कह रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता कि भुजाओं की जगह पे जैसे कि 8 8 12 है, हो सकता हो कुछ और कर दे, 8 12 15 कर दे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें साथियों मालूम होना चाहिए। तो कैसे साथियों यहां पर हम इस सवाल को करेंगे, देख लीजिए एक बार। यहां पर साथियों अगर बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, हमें अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए। इस अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में बार बार अर्ध परिमाप लिखना होगा ना, तो साथियों हम बार बार अर्ध परिमाप थोड़ी ना लिखेंगे, एस लिख लेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a + b + c / 2। अब यहाँ पर a क्या है 8, b क्या है ये, और c क्या है ये, यानी कि 8 + 8 + 12/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 10 आपका 26, यानी कि मैं कहूंगा 28/2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अर्ध परिमाप आपका कितना निकलेगा, 14 निकलेगा अर्ध परिमाप। ठीक है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, √S S - A, क्या S S - A, उसके बाद साथियों S S - B, उसके बाद S - C। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल, यहां तक साथियों आपकी समझ में आ गया। अब यहां पर साथियों जो S लिखा हुआ ना, ये S क्या है, ये अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप कितना है 14 है। तो मैं कह सकता हूं साथियों √ में मैं क्या लिखूंगा, √ में साथियों मैं लिखूंगा सबसे पहले यहां पर 14 और 14 - A। A क्या था साथियों, A 8 था। तो 14 में से साथियों जब यहां पर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहां पर साथियों गुणा आपका हो जाएगा, क्या गुणा
6 बच जाएगा और फिर से साथियों 6 आ जाएगा s माइनस बी करके, और यहाँ पर s माइनस सी यानी कि 14 माइनस 12, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों आप लोग, अब आपको भी पता होगा अंडर रूट में कोई चीज़ अगर 2 बार लिखी है तो वो बाहर आ जाती है, यानी कि 6 2 बार लिखा है ना तो एक बार 6 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा साथियों 2 और 14 बचा, 14 को आप कैसे लिख सकते हो 2 गुणा 7 लिख सकते हो बिल्कुल। अब देखिए 6 तो है अंदर, अंदर 7 बाहर 6 तो है, अंदर 2 बार 2 2 लिखा है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 7 बचेगा, यानी कि 6 दूना 12 रूट 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 12 रूट 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये साथियों भाग का निशान होना चाहिए, 3 गुणा 4 प्लस 4 भाग 2 ऑफ 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अगर ऑफ है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 भाग 4 की अगर बात करें तो साथियों प्लस 3 चौक कितना हो जाएगा, नहीं ये 4 आपका आ जाएगा, और ये कट करोगे तो 3 3 कितने हो जाएंगे 3 निम 27 हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर तो 9 आएगा ना, 3 निम 27, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब देखिए साथियों 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस आपका 1 आ जाएगा भाई 4 भाग 4 यानी कि 4 बटे 4 एकम 1 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा 37 यहाँ पर आ गया, और 37 आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी 37 आंसर है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी के लिए फरवरी 2024 में जितनी जो भी पेपर हुए थे तकरीबन 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। तो साथियों फरवरी 2024 की जब हम बात करते हैं तो 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। मेरा मानना है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार जरूर देखिएगा जाकर, और ग्रुप्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी पीडीएफ वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।